स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। मैं खुशबू श्रीवास आज आपको जनरल साइंस से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ये हमारे क्वेश्चन रेलवे, एसएससी व आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। त्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग का मापक। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, पहले ये समझते हैं हम लोग। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, दोनों की। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। बल, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, बल, आघूर्ण, संवेग आदि सदिश राशि हैं। क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय, आयतन, दाब, दूरी, चाल, कार्य, ताप, ऊर्जा आदि अदिश राशि हैं। ये आपको याद होनी चाहिए कि सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है। सदिश राशियों के गणित के नियमों को हल करने नहीं किया जा सकता। सदिश राशियों को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता। अदिश राशियों को गणित के नियमों से हल किया जा सकता है। सदिश राशियों में दिशा होती है और अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। इन राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, गुणा, भाग तथा घटाया नहीं जा सकता। घटाया जा सकता है, जैसे यंग का मापक, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी आदि। भौतिक राशियों का हम वर्गीकरण देखेंगे तो मापन और मात्रक के दो प्रकार की होती है, ये मापक और मात्रक के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर। मापक और मात्रक के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं: मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। दिशा और परिमाण के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी अदिश राशि है, कौन कौन सी सदिश राशि है। अदिश राशियों को याद करने के लिए साधारण सी ट्रिक है। का आंसर तो बलागुड़ हो जाएगा, पर इसका जैसे दादू को आर्द्रता की चाबी उषा ने दे दी। जैसे दा से दाब, से दूरी, उ से कार्य, आ से आयतन, दा से द्रव्यमान, ता से ताप, की कार्य, चाल, ता से चाल, विद्युत धारा, ऊर्जा और समय। लाइन से याद तो करनी है, चाहे हम लोग ट्रिक से याद करें, चाहे कैसे भी याद करें, पर याद तो करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती है। और एग्जाम में सीधे पूछ ली जाती है कि ये कौन सी अदिश राशियां और कौन सी सदिश राशियां हैं। ठीक है ना? चलिए, ताप तापमान, आयतन व समय अदिश राशि के उदाहरण हैं, जबकि बलागुण बलागु बलापूर्ण एक सदिश राशि है। किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष पर घुमाने की प्रवृत्ति को बलापूर्ण कहते हैं। जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः निरूपित करने हेतु परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। ये राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। अब सदिश राशि को भी याद करने की ट्रिक है, बेबी तुम समझ जाओ, ये तो सबको याद भी हो जाएगा, आसान भी है। बे से वेग, पी से विस्थापन, तुम से त्वरण, सम से संवेग और बा से बल। इतना आसान है ना याद करना। कार्य एक अदिश राशि है। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो। दूसरे शब्दों में, कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो कहते हैं कि बल ने कार्य किया। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भौतिक राशियां जिस वे भौतिक राशियां जिसमें केवल होती है और नहीं होती है उसमें अदिश राशियां कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण व दिशा। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशियां कहते हैं।
वे भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। उन्हें अदिश राशियों की संख्या दी जाती है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, काल, समय और ऊर्जा आदि प्रमुख अदिश राशियां हैं। अदिश राशि सदिश राशि सब लोग लर्न कर लेना। ये भी पहले दिखा दिया गया है, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। बल, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, बल, आघूर्ण, संवेग आदि सदिश राशि हैं। सदिश राशियों को गणित के नियमों में हल नहीं किया जा सकता और सदिश राशियों में दिशा होती है। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय, आयतन, दूरी, चाल, कार, ताप, ऊर्जा आदि अदिश राशि है। अदिश राशियों को गणित के नियमों में हल किया जा सकता है। अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने में वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य व फलन को। किसी पदार्थ के कार्य फलन को उस पदार्थ की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए आवश्यक काम की न्यूनतम राशि को परिभाषित किया जाता है। लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को काम कहते हैं। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से किसी वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो। दूसरे शब्दों में कोई बल लगने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो उसे कार्य कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा की दूरी विस्थापित हो जाती है। किया गया कार्य WFD होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के बारे में निम्नलिखित कौन सी बात असत्य है? यह एक अदिश राशि है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य होगा, ये सही है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, इसकी इकाई जूल भी होती है कार्य की। और यह एक सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर यदि कोई वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। किया गया कार्य धनात्मक व ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तो कार्य शून्य होता है। यह एक अदिश राशि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए गए कार्य की दर क्या है? किए गए कार्य की दर शक्ति है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W समय में किया गया कार्य तो कर्ता की शक्ति वेट होती है। शक्ति की एसआई मात्रक जूल या वाट से है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। शक्ति बराबर किया गया कार्य बराबर अपॉन में लगा समय, P बराबर W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अश्व शक्ति वाट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 750। एक शक्ति या हॉर्स पावर शक्ति को मापने की इकाई है। इस इकाई का प्रयोग सामान्यतः किसी इंजन या मोटर की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट या 750 वाट का होता है। एक HP बराबर 746 वाट होता है। विद्युत शक्ति या शक्ति की ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा। पौधे द्वारा जल प्रकाश पूर्ण रहित व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इससे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है। पवन चक्की द्वारा टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।
यह ऊर्जा का नवीनकरण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान में वस्तु v से चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के मापन इकाई की पहचान है वॉट। राइट आंसर हो जाएगा वॉट। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, वरन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत जनित द्वारा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बांध में संग्रहित जल की ऊर्जा का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण बराबर जल विद्युत उत्पादन। रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण अंतर्दहन इंजन, और विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण मतलब विद्युत मोटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? जब जगह एक समान रहती है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसके द्वारा घिरा हुआ आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व। कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में एवं विराम अवस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसे जड़त्व की माप में होता है, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है तो किसी वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व या जड़ता कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जड़त्व गैलीलियो द्वारा किया गया है। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु का जड़त्व भी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति में क्षमता उतनी ही अधिक होगी। न्यूटन के 3 नियम होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम है त्वरण का नियम, और न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगे, तब तक स्थित वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति में एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। कौन सा नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम तथा जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि वस्तु एक समान गति से अवस्था में है तो वह समान रूप से गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उसे पर कोई बाह्य बल कार्य ना हो। उदाहरण, कोई गाड़ी विरामावस्था में अचानक चलना शुरू करे तो उसमें बैठे यात्री जड़त्व के गुण के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं। नंबर 2 पे है, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर उसे बैठे यात्री को आगे की ओर झुक जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों की सूत्रीकरण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम है प्रत्येक पिंड या वस्तु अपनी विराम अवस्था में एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब रहता है जब उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। दूसरा नियम, किसी वस्तु के पिंड में संवेग परिवर्तन गति विस्मयक
तीन मूल नियम सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताया था। प्रथम नियम है, प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विरामावस्था में रहता है, सरल रेखा में एक समान गति में अवस्थित रहता है, जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल, गाड़ी में अचानक यात्रियों के पीछे की ओर झुकना। द्वितीय नियम है, किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय गेंद के संवेग को कम करने के लिए हाथों को पीछे की ओर लेते हैं। तृतीय नियम है, किसी वस्तु की क्रिया को सदैव बराबर एवं विपरीत अवस्था में दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल, बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले पीछे की ओर हाथ धक्का कर लगता है। क्या पानी में खड़ी नाव जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? उत्सर्जित गैसों के पीछे की ओर धक्का लगना है। की फायरिंग के बाद इसके पीछे हटना न्यूटन के तीसरे नियम की क्रिया का एक उदाहरण है। न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम भी है। न्यूटन की गति का पहला नियम, एक वस्तु को गति से चल रही है तब तक वह उसी गति में उसी दिशा की ओर चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। न्यूटन का पहला नियम, इतनी बार न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम पढ़ा दिया कि आप लोगों को इधर ही लर्न हो गया होगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था में है, की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके जड़त्व के कारण होता है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है तो चलने के लिए स्वतंत्र यदि वह हम बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो गति का दूसरा नियम हमें वस्तु को निर्धारण करने में सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। त्वरण मतलब A बराबर V/T। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें वस्तु के त्वरण को निर्धारित करने के में सक्षम बनाता है। किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम पर। रॉकेट प्रयोदन प्रौद्योगिकी न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर कार्य करती है। परिवर्तन के नियम का कार्य करती है। रॉकेट के किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर उसे गैस उत्पन्न की जाती है जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है। ये गैस रॉकेट के ऊपर किसी और प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे रॉकेट ऊपर उठ जाता है। गैस के जेट के वेग जितनी अधिक होता है रॉकेट भी उतनी अधिक वेग से उठता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया बल के बराबर एक ही रहेगी और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया तप का नियम भी कहते हैं। न्यूटन अर्थात जब कोई पिंड किसी वस्तु पर बल लगाता है तो उस वस्तु का उस पिंड पर उतना ही बल परंतु विपरीत में लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल लगाकर किसी पिंड को किसी अक्ष की परेता घुमाने की क्रिया को बल आघूर्ण कहा जाता है। किसी अक्ष की परेता किसी बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष एक से उस बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी गुणनफल के बराबर है तब बल आघूर्ण की दिशा प्रयुक्त व लंबवत होती है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है एवं इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बल के अनुप्रयोग के बंदु बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपूर्ण भुजा। किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परे तक घुमाने पर प्रवृत्ति के बलागुण टॉर्क कहते हैं। ऐसी स्थिति में लगाए गए बल के क्रिया बिंदु एवं पिंड के घूर्णन अक्ष के बीच की स्थिति सीधी लंबवत दूरी को आघूर्ण भुजा कहते हैं। किसी पिंड के ऊपर लगाए गए बलागुण का मान बल तथा आघूर्ण भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से।